तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं शादीशुदा हूँ और अपने पति नकुल के साथ बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। इसीलिए ये फालतू के सपने देखना बंद करो और प्लीज भगवान के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले जाओ। अरे बस, बहुत हुआ तेरा नाटक। चल निकल यहाँ से। लेकिन आंटी जी। देखो मानवी, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन मैं रितिका के साथ शादी जरूर करूंगा। नहीं वीरेन, ऐसा मत करो। प्लीज मेरी बात मानो वीरेन। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब करके मुझसे बदला लेना है और मेरी ननद के साथ भी वही करोगे जो तुमने मेरे साथ किया था, है ना? अगर तुम्हें अपनी ननद की इतनी ही पड़ी है तो हो जाओ ना मेरी। क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हें तो तुम्हारी ननद की भी जिंदगी बचानी है और साथ ही खुद को भी कुर्बानी नहीं देनी है। वाह, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। तो हो जाओ ना तैयार अपने पति और ससुराल को खोने के लिए। अरे तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था वीरेन। अब तो मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। और जाओ जाओ, बढ़िया ही है शादी रोकने वाली। फिर वीरेन मानवी के मुंह पर दरवाजा लगाता है और अब मानवी सीधे अपनी सहेली हेतल से मिलने जाती है। शांत हो जा मानवी, इतना मत रो। ये ले, पानी पी ले। नहीं हेतल, भगवान को अगर उस हैवान को मेरी जिंदगी में फिर से भेजना ही था तो उन्होंने मेरी जिंदगी खुशियों से क्यों भर दी? पता नहीं अब क्या होगा। मुझे रितिका और वीरेन की शादी हर हाल में रोकनी होगी। प्लीज बताना हेतल, क्या करूं मैं अब? देख मानवी, अब तेरे पास एक ही रास्ता है और उसके बाद ही सब ठीक हो सकता है। कैसा रास्ता हेतल? तुझे अपने ससुराल वालों को सब कुछ बताना होगा कि वीरेन तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और बता दे सबको कि कैसे वो तुझे फिर से परेशान कर रहा है। और ये भी बता दे कि वो कितना बुरा है और तूने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था। नहीं हेतल, अगर मुझे ये सब उन्हें बताना ही होता तो मैं कब का बता देती ना। सच बताने के बाद सब कुछ और बिगड़ सकता है। रितिका का दिल टूट जाएगा और घर वालों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। देख मानवी, सच्चाई बताने से इतना कुछ नहीं होने वाला। हाँ, घर वाले तुझ पर थोड़े दिन गुस्सा हो जाएंगे पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। रितिका का भी दिल टूट जाएगा लेकिन वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन कम से कम अब तो उसकी जिंदगी बच जाएगी ना। इसीलिए कह रही हूँ, मान ले मेरी बात और यही कर। नहीं हेतल, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं अपने घर वालों को सच्चाई नहीं बता सकती और ये शादी रोकने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मतलब? अब हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे रितिका के मन से वीरेन उतर जाए और रितिका ही अंत में शादी करने से मना कर दे। एक बार अगर रितिका ने मना कर दिया तो माँ जी, पापा जी और नकुल सबके सब शादी होने ही नहीं देंगे। अरे लेकिन तू ऐसा क्या करेगी मानवी? रितिका तो उस वीरेन के प्यार में पागल हो चुकी है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हेतल और इसमें तुझे भी मेरा साथ देना होगा। तू चिंता मत कर मानवी, तू जो भी बोलेगी उसमें मैं तेरा साथ दूंगी। थैंक यू हेतल। फिर हेतल और मानवी मिलकर एक प्लान बनाती है और मानवी हेतल से एक लेटर लिखवाती है। चल, लिख दिया मैंने ये तेरा लेटर। थैंक्स हेतल। रितिका तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छे से जानती है, इसीलिए ये लेटर मैंने तुझसे लिखवाया है। अब जब ये लेटर रितिका के हाथों में जाएगा तभी उसका वीरेन पर से भरोसा उठ ही जाएगा और फिर ये शादी टूटने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान करे कि सब ऐसा ही हो। फिर मानवी वो लेटर एक आदमी को घर में डिलीवर करने के लिए कहती है। अरे भाभी, बेल बजी है, आप रुको, मैं देखती हूँ। अरे नहीं रितिका, तुम खाना खा रही हो ना, तो तुम बैठ जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है भाभी। फिर मानवी दरवाजा खोलती है और वो आदमी उसे एक लेटर दे देता है। अरे रितिका, ये लेटर तो तुम्हारे नाम से आया है, तो इसे तुम ही खोलो। क्या? मेरे लिए लेटर? हाँ रितिका,
इस पर तो तुम्हारा ही नाम लिखा है, लेकिन मुझे लेटर कोई क्यों भेजेगा? और अगर वीरेन को मुझे कुछ देना ही होगा तो वो मेरे हाथ में भी दे सकता है ना, क्योंकि वो तो पड़ोस में ही रहता है। देखो ना भाभी, भेजने वाले का उस पर नाम लिखा होगा। नहीं रितिका, इस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा है। ये तो बड़ी अजीब बात है भाभी। ये लेटर मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ रितिका, तुम बाद में इसे खोलकर पढ़ लेना। ठीक है भाभी। फिर मानवी वो लेटर रितिका के कमरे में रख देती है। फिर बाद में जब रितिका वो लेटर खोलती है तभी, हेलो रितिका, मैं जूही, मैं वीरेन की एक्स गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। देखो रितिका, मुझे कहीं से पता चला है कि वो तुमसे शादी कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ। उस लड़के के साथ शादी मत करो, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगी। मैं कौन हूँ, मुझे ये सब कैसे पता चला, मैं ये लेटर कहाँ से लिख रही हूँ, ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो रितिका, और वीरेन से ये शादी तोड़ दो, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है। वो लेटर पढ़कर अब रितिका के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है? इसका मतलब वीरेन की कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है और वो मुझे उससे शादी करने के लिए रोक रही है। लेकिन आखिर क्या बात हो सकती है? फिर रितिका वो लेटर घर में सबको दिखाती है और वो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे भगवान! उपेंद्र जी, क्या ये सच होगा? नकुल तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमें ही जाकर पहले वीरेन से बात करनी होगी और उसे ही सब पूछना होगा। अरे मुझे तो पहले दिन से ही उस वीरेन पर पूरा शक था कि वो बस दिखावे के लिए अच्छा बन रहा है, लेकिन आप सबने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखो, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अगर रितिका को शादी करने से रोक रही है, इसका मतलब जरूर उसमें कोई ना कोई खोट तो जरूर है। माँ जी, पापा जी, अब भी वक्त है, मान जाइए मेरी बात। रितिका को अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए और उसकी शादी के लिए हम लोग 2 से 3 साल रुक सकते हैं। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, मुझे वीरेन से इस बारे में बात करनी होगी और उससे बात करने के बाद ही मैं कोई फैसला ले सकती हूँ। चलिए माँ पापा, हम अभी उसके घर जाते हैं। फिर रितिका सिंधुरा और उपेंद्र के साथ वीरेन के घर चली जाती है। ये रितिका भी ना, सच में भगवान जी, बस ये प्लान कामयाब हो जाए और ये शादी टूट जाए। फिर वो लोग वीरेन और नीता को सब बताते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों भी एकदम चौंक जाते हैं। क्या? नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। मेरे बेटे वीरेन की जिंदगी में जूही नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। हाँ काकी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है और वीरेन का ध्यान पहले से ही अपने करियर पर था। उसने ये लड़की के चक्कर में कभी पड़ना चुना ही नहीं। उसके लिए तो उसका करियर ही सबसे महत्वपूर्ण था। नीता बहन, अगर आपकी बात सच है तो ये लेटर रितिका को किसने भेजा होगा और इन दोनों की शादी रोकने की कोशिश कौन कर सकता है? वो सब मैं नहीं जानता काकी जी, लेकिन कसम से मैं सच बता रहा हूँ, जूही नाम की किसी भी लड़की के साथ मेरा कोई नाता नहीं था। देखिए सिंधुरा जी, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमसे बहुत चलते हैं और उनसे हमारी बनती भी नहीं है। हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ये घिनौनी चाल चली होगी ताकि ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। और क्या सबूत दूं मैं आप लोगों को? आप लोग ही बताइए मुझे। आप सब मुझे कितने दिनों से जानते हो? मेरा और आपका रिश्ता एक प्रकार से परिवार के जैसे ही बन चुका है और उसके बावजूद भी आप लोगों को ये लगता है कि मैं एक धोखेबाज आदमी हूँ। माँ पापा, शायद वीरेन सही कह रहा है। अब तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सब किसी की चाल है ताकि हम दोनों की शादी टूट जाए। और आप भी तो वीरेन को जानते हो ना कि ये कितना अच्छा इंसान है। हाँ रितिका बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और वीरेन बेटा, हमें तुम पर भरोसा तो पहले से ही है, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में हम देख सकते हैं कि तुम कितने सच बोल रहे हो। और नीता बहन जी,
हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके पास इस तरह ये बात लेकर आ गए। अरे नहीं भाई साहब, आपकी जगह पर अगर मैं भी होती ना, तो मैं भी यही करती। पर आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी को हम बहू नहीं, बल्कि बेटी से बढ़कर प्यार करेंगे। धन्यवाद बहन जी। इस तरह वीरेन और नीता झूठ बोलकर रितिका और उसके माता पिता के मन से शक निकाल देते हैं। और उनके जाने के बाद, देखा माँ, ये चाल जरूर उस मानवी की ही होगी। उसी ने ये सब किया होगा ताकि मेरी शादी रुक जाए। हाँ वीरेन, लेकिन तू चिंता मत कर। वो मानवी चाहे कितने भी चाले क्यों ना चल ले, लेकिन मैं हर बार उसकी चाल को मात दूंगी। और तेरी शादी तो उस रितिका के साथ होकर ही रहेगी। फिर जब मानवी को यह पता चलता है कि रितिका के मन से शक निकल चुका है और उसकी चाल नाकामयाब हो गई है, तब मानवी और ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे लगा था कि मेरी चाल कामयाब हो जाएगी। मैं भी एक नंबर की बेवकूफ हूँ। आखिर मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे सामने वीरेन खड़ा है, वो आदमी जो पहले तो सबको अपनी मीठी बातों में फंसाएगा और बाद में उन्हें खूब तकलीफ देगा। जरूर उसने माँ जी, पापा जी और रितिका को अपनी मीठी बोली से मनाया होगा। अच्छे बनने की एक्टिंग करना तो कोई उससे सीखे। अब शादी का दिन नजदीक आ जाता है और मानवी भी अब कुछ नहीं कर पाती। फिर एक दिन जब शादी के पहले रस्म होने वाली होती है, तभी वहां पर पंडित जी आकर सबको एक चौंका देने वाली बात बताते हैं। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। बड़ी गलती? कैसी गलती पंडित जी? मैंने जब वीरेन और रितिका की कुंडली का मेल किया था, तभी मैंने वीरेन की कुंडली को ठीक से पढ़ा ही नहीं था और जल्दबाजी में पढ़ने के कारण मेरी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन अब जब मैंने अचानक से उनकी कुंडली पढ़ ली है, तब मुझे पता चला कि वीरेन की कुंडली में कुछ ऐसा दोष है जिसके चलते रितिका की जिंदगी पर खतरा हो सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई साहब, इसीलिए ये शादी मत होने दीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने आखिरकार आपका चमत्कार दिखा ही दिया। अब तो ये शादी पक्का रुक जाएगी। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो पंडित जी? देखिए पंडित जी, ये सब बातें बस अंधविश्वास वाली बातें होती है। अब देखिए ना, मेरी माँ और मेरे पापा दोनों की भी कुंडलियों में दोष है, जिसके चलते शादी के बाद दोनों में से एक की मृत्यु होने वाली थी। लेकिन देखिए, आज शादी के इतने सालों बाद भी वो दोनों जिंदा हैं और एक साथ खुश हैं। और मेरे पापा तो मेरी शादी के दिन ही आने वाले हैं यहाँ पर। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, ये सब एक अंधविश्वास वाली बातें होती है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों रितिका का पूरा ख्याल रखेंगे और आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है बहन जी, अगर आप दोनों इतना कह रहे हो तो हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है और हम पंडित जी की बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे। अब उनकी ये बातें सुनकर मानवी बहुत गुस्सा हो जाती है और अब उसके सब्र का बांध टूट ही जाता है। अरे बस करो अपना ये नाटक, बहुत ढोंग कर लिया तुमने अच्छे बनने का। इतने वक्त से मैं शांत थी क्योंकि मुझे डर था, लेकिन अब मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये आदमी एक नंबर का नालायक आदमी है। इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है और उसके बाद ये मेरी ननद की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इसकी बातों में मत आइए। ये तुम क्या कह रही हो मानवी? इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। पहले तो इसने बहुत अच्छे बनने का नाटक किया, फिर उसके बाद ये मुझे इतना परेशान करने लगा कि मैंने अपनी जान देने तक का फैसला ले लिया था। मैं मरना चाहती थी। मेरे पैसे छीनता था ये आदमी, मुझे यहाँ वहां जाने से रोकता था। इसने मुझे बहुत सताया है, इसीलिए मैंने तंग आकर इसे छोड़ दिया। क्या? हाँ रितिका, और अब इतने लंबे समय के बाद हम दोनों वापस मिले हैं और अब इसने रितिका के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है।
लेकिन मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। ये रितिका के साथ भी वही करेगा जो इसने मेरे साथ किया है। लेकिन मानवी, ये सारी बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डर गई थी नकुल। मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं इतने दिनों तक चुप थी। फिर मानवी सबको सच्चाई बताती है कि कैसे वीरेन ने उसे धमकाया है। और ये सब होने के बाद अब वीरेन की बोलती बंद हो जाती है और उसकी सच्चाई सामने आने के बाद वो लोग वीरेन से रितिका का रिश्ता तोड़ देते हैं और इस तरह रितिका वीरेन की चंगुल से छूट जाती है। अब माही मैं ही कर रही हूँ ये सब जादू टोना। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं तुम दोनों के जीती जी तुम दोनों का सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम दोनों बस देखती ही रह जाओगी। क्या? माही बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। हमारे परिवार वालों को मत मारो। गलती हमारी थी। तुम चाहो तो हमें सजा दे दो। नहीं, तुम्हारी खुशियां तुम दोनों के परिवार से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं उन लोगों को ही मारूंगी और तुम दोनों जिंदगी भर तड़पती रह जाओगी, ठीक उसी तरह जैसे तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। भूल गई क्या सब कुछ? जरा याद करो। दरअसल ये कहानी तब की है जब नव्या 18 साल की थी और वो अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन क्या महेंद्र और बिंदु भाभी का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, किसका फोन था गिरीश जी? नर्स का फोन था कस्तूरी। वो महेंद्र और बिंदु भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों अब नहीं रहे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उन दोनों को हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन वो दोनों नहीं बच पाए। नर्स ने उसके फोन से मेरा आखिरी बार डायल नंबर देखा और इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया। गिरीश और महेंद्र पक्के दोस्त थे और अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर गिरीश बुरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद वो महेंद्र और बिंदु की बेटी माही को अपने पास ही रख लेता है। माही, अब तुम यहीं पर रहोगी। कितना मजा आएगा ना? मैं यहाँ पर अकेली रहकर बहुत बोर हो रही थी, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ नव्या और अंकल आंटी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मेरे लिए जो भी किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। हाँ माही, जैसे मेरे लिए नव्या है वैसी ही तुम भी हो। महेंद्र और बिंदु भाभी का इस दुनिया में कोई नहीं है और ऐसे में मैं अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ता। और आज से तुम मुझे और कस्तूरी को अंकल आंटी नहीं बोलोगी, बल्कि माँ और पापा बुलाओगी। हाँ माँ पापा, धन्यवाद। वैसे तो माही और नव्या दोनों भी गोरे ही होते हैं, लेकिन माही ना सिर्फ गोरेपन से बल्कि नैन नक्श से भी नव्या के मुकाबले ज्यादा सुंदर होती है। अरे नव्या, तेरी नई बहन तो कितनी ज्यादा सुंदर है। अरे तू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ यार, वो माही एकदम हीरोइन की तरह दिखती है और तू एकदम साधारण लड़की की तरह। तुझमें और उसकी सुंदरता में जमीन आसमान का फर्क है। और नहीं तो क्या। अरे कभी कभी तो मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ कि कोई इतना मलाई की जैसे गोरा कैसे हो सकता है। नव्या को सहेलियों के ताने सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इधर माही पढ़ाई लिखाई करने में भी नव्या से काफी आगे होती है। ऐसे ही एक दिन जब माही एक फैशन कॉन्टेस्ट जीतती है, तभी वो घर पर ट्रॉफी लाती है और वो खूब खुश होती है। अरे वाह माही बेटा, बधाई हो, तुमने आज करके दिखाया। धन्यवाद पापा। ये देखो, कितनी सुंदर ट्रॉफी है ना माँ। देखो ना नव्या। हाँ माही बेटा, बधाई हो। बधाई हो माही। शुक्रिया नव्या। नव्या को अब माही को देख देख कर खूब जलन होने लगती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, हर कोई मुझे माही से कम बताता है। अरे जहाँ पर एक वक्त सब मेरी तारीफें करते थे, वहाँ पर आज हर किसी के जुबान पर बस इस माही की ही तारीफें हैं। इसके आने से मेरी जिंदगी मानो तबाह हो गई है।
हाँ नव्या बेटी, ये बात तो मुझे भी समझ आ रही है, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू देख, ऐसे में इस नालायक माही का बुरा हाल करती हूँ। उसके कारण ही तेरा दिल दुखा है और अब उसे इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। फिर एक दिन नव्या अपना हाथ फ्रैक्चर होने का नाटक करती है। अरे बाप रे नव्या, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? गिर गई मैं माही, और अब ये प्लास्टर जल्दी नहीं उतरने वाला। हाँ माही बेटा, लेकिन इसमें तुझे इसकी मदद करनी होगी और इसीलिए तू हर रोज इसके नोट्स पूरे करेगी। परीक्षा भी नजदीक है ना। लेकिन माँ, मेरी और इसकी परीक्षा तो एक साथ ही है। मुझे भी तो मेरे नोट्स पूरे करने होंगे। हाँ तो तू अपने नोट्स दिन में लिखा करना और नव्या के नोट्स रात में लिखा कर। अब अपनी बहन के लिए तू इतना तो कर ही सकती है ना बेटा। ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। और नव्या, तुम फिक्र मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी लिखने का काम मैं कर दूंगी। हाँ माही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है नव्या। एक बहन अपनी बहन की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। फिर उस दिन के बाद से माही दिन में अपने नोट्स पूरे करती है और रात भर जागकर नव्या के नोट्स करती है। और उसे इस हालत में देखकर कस्तूरी और नव्या को बहुत खुशी मिलती है। वाह माँ वाह, क्या चाल चली है आपने। बड़ी आई खूबसूरत बनने। अब देखना, रात में जाग जाग कर कैसे इसके आंखों के नीचे काले दाग आ जाएंगे और इसके गोरे गोरे मुखड़े की बैंड बज जाएगी। हाँ माँ, अब तो बहुत मजा आएगा। ऐसे ही एक दिन कस्तूरी जानबूझकर एक महंगा कांच का शोपीस तोड़ती है और उसका इल्जाम माही पर लगाती है। नहीं माँ, ये शोपीस मैंने नहीं तोड़ा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो इसे आज तक छुआ भी नहीं है। चुप कर माही, और मुझसे झूठ मत बोल, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये शोपीस तूने ही तोड़ा है और अब तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। जा, और अब पूरे दिन छत पे जाकर तपती धूप में खड़ी रह। यही है तेरी सजा। क्या? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माँ बाप प्यार भी कर सकते हैं और गलतियां करने पर सजा भी दे सकते हैं। अब जल्दी जा। अब माही को ना चाहते हुए भी दिन भर तपती धूप में खड़ा रहना ही पड़ता है। बेचारी माही। अब देखना, जब ये दिन भर धूप में खड़ी रहेगी तो इसकी गोरी त्वचा एकदम से काली पड़ जाएगी। ऐसे ही नव्या और कस्तूरी माही को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और कुछ ही सालों बाद जब नव्या को देखने के लिए राहुल और उसकी माँ सरोज आती है, तभी उन्हें नव्या की जगह पर माही पसंद आती है। मुझे नव्या से ज्यादा माही पसंद आई है, इसीलिए मैं माही के साथ ही शादी करूंगा। हाँ कस्तूरी बहन, गिरीश भाई साहब, हमें आपकी बेटी माही पसंद आई है। वो तो नव्या से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि अगर ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी तो मेरा घर दिन के 24 घंटे बिना बिजली के चमक उठेगा। क्यों राहुल बेटा? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप लोग तो नव्या के लिए आए थे ना? हाँ बहन जी, ये रिश्ता आप नव्या के साथ जोड़ने वाले थे। माही की तो कोई बात भी नहीं हुई थी। अरे हम चाहे नव्या को पसंद करें या माही को, ये तो वो दोनों आपकी ही बेटियां ना। आज नहीं तो कल इन दोनों की शादियां तो करानी ही है, तो अभी माही की शादी करा दीजिए कि हमें आपकी बेटी माही पसंद आई है। अब आप ही देखिए, ज्यादा सोचिए मत और ये रिश्ता पक्का कर लीजिए। ठीक है बहन जी, अगर ऐसा है तो यही सही। पर पापा। देखो नव्या, तुम चिंता मत करो, हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए राहुल से भी बेहतर लड़का सोचा होगा। माही अब राहुल से शादी करने के लिए बहुत उत्सुक होती है, लेकिन दूसरी तरफ नव्या और कस्तूरी दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मुझे राहुल से शादी करनी थी, लेकिन अब उसकी और माही की शादी होगी। नहीं माँ, ये सब नहीं होना चाहिए था। आखिर वो इतनी सुंदर क्यों है? क्यों माँ?
नव्या बेटी, अपना गुस्सा कम करो, क्योंकि अब तुम्हारी समस्या मानो टलने ही वाली है। क्या? लेकिन कैसे माँ? ये देखो, ये एक ऐसा मिलावटी साबुन है जिसे लगाने से त्वचा हमेशा हमेशा के लिए काली हो जाती है। अरे वाह! तो इसका मतलब हम ये वाला साबुन माही के साबुन से बदल देंगे? हाँ बेटी, और फिर जब वो इस साबुन से नहाएगी तो वो पूरी तरह काली हो जाएगी और फिर कभी गोरी नहीं हो पाएगी। फिर नव्या और कस्तूरी माही के साबुन को उस मिलावटी साबुन से बदल देते हैं और फिर जब माही उस साबुन से नहाती है तभी उसका पूरा बदन काला पड़ जाता है। वो बेचारी गिरीश के साथ जाकर डॉक्टर को भी दिखाती है, लेकिन डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है। और जब राहुल और सरोज शादी का मुहूर्त निकालने के लिए वहां पर आते हैं, तभी वो माही का काला रंग देखकर बहुत चौंक जाते हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम्हारा रंग फिर कभी गोरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं राहुल, शायद मेरे साबुन में ही कुछ गड़बड़ थी। वो जो कुछ भी हो, लेकिन अब ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी काली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ माँ, और मेरे कोई इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मैं तुम जैसी काली लड़की के साथ शादी करूं। अरे तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन नव्या है, और अब मैं उसी के साथ शादी करूंगा। हाँ बेटा, अब तो नव्या ही हमारे घर की बहू बनेगी। गिरीश उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और नव्या के साथ शादी पक्की करते हैं। माही को अब हर कोई उसके काले रंग के कारण बुरा भला बोलता है। और एक दिन वो नव्या और कस्तूरी की आपस में हो रही बातें सुन लेती है। क्या खेल खेला ना हमने माँ! एक झटके में ही उस सुंदर माही का सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ बेटी, और ये सब मेरे उस मिलावटी साबुन का ही कमाल है। हाँ माँ, पापा और माही को कुछ भी पता नहीं। अब तो बस मेरी और राहुल की शादी हो जाए, फिर तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और आपको पता है क्या, माही के काले रंग को देखकर मेरे कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही है। अरे उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा ही हुआ जो वो हमेशा हमेशा के लिए काली हो गई। इसका मतलब माँ और नव्या ने मेरे साथ ये सब किया है। पापा ने तो बस सरोज काकी और राहुल को समझाया, लेकिन मेरे साथ रिश्ता तोड़वाकर अपनी दूसरी बेटी का राहुल से रिश्ता जोड़ दिया। मुझे तो मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है, इसीलिए अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। माही अब वहां से भाग जाती है और उसे गिरीश बहुत ढूंढता है। उसकी पुलिस कंप्लेन भी करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वहां से भागकर माही जंगल चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसे वहां पर एक तांत्रिक मिलता है और वो उसी के छोटे घर में रहने लगती है और वो तांत्रिक उसे जादू टोना भी सिखा देता है। तुम दोनों के कारण ही मैं काली हो गई, इसीलिए मैंने जादू टोना करके अपना बदला पूरा करना चुना। वो एक्सीडेंट होना, सरोज काकी का तुम्हें मारना, तुम्हारा रंग अचानक से काला पड़ना, सरोज काकी का मरना और बाकी की सारी बुरी घटनाएं मेरे जादू टोने के कारण ही घटी है। और अब तो ये तीनों भी मरेंगे। माही अब उन तीनों को फिर से आदेश देती है और वो तीनों जहर पीने जा ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवा चलने के कारण वहां चल रही जादू टोने की अग्नि बुझ जाती है और वो तीनों होश में आ जाते हैं। हवा इतनी तेज चलती है कि झूमर सीधे माही पर गिर जाता है। नहीं माही, तुम ये सब तुमने क्यों किया बेटा? अरे बदला लेने के लिए तुम्हें ये जादू टोना करने की क्या जरूरत थी? एक बार मेरे पास आ जाती, मैं सब कुछ ठीक कर देता बेटा। नहीं पापा, नव्या और माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ माही, हमने तुम्हारे साथ सच में गलत किया है, लेकिन एक आखिरी बार प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ माही, माना कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुमने भी हमारे साथ जो किया वो सही नहीं था। तुम्हारा बदला तो हमसे था ना, तो तुमने दूसरों को ठेस क्यों पहुंचाई बेटा? माही बेटा, उठो बेटा। नहीं पापा,
अब मैं नहीं उठ पाऊंगी और ये सब मेरे जादू टोने के कारण ही हुआ है। और इस बात का मुझे पहले से पता था कि इसी में मेरा अंत हो जाएगा। इतना कहकर माही दम तोड़ देती है और वो पांचों हमेशा हमेशा के लिए जादू टोने से मुक्त हो जाते हैं। शौर्य शगुन के एंगेजमेंट होने तक इंतजार करता है और उसके बाद अपने घर वालों को डिवोर्स के फैसले के बारे में बताता है। क्या? डिवोर्स? अरे लेकिन तुम दोनों डिवोर्स लेने का फैसला कैसे ले सकते हो? ऐसा मत कर बेटा। हाँ बेटा, अभी कुछ महीनों पहले ही तुम दोनों की शादी हुई है और अचानक से ये फैसला। अरे तुम दोनों तो मांगलिक ही हो, तो फिर तुम दोनों में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? दोनों के घर वाले काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और इसीलिए सब एक साथ मिलकर बात करते हैं। देखो माँ पापा, हमारे बीच बढ़ते झगड़ों के कारण मैंने और पाखी ने एक दूसरे से डिवोर्स लेने का फैसला लिया है, तो आप प्लीज हमें समझाइए मत। हाँ, शौर्य बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती और ये तो मुझे कभी समझकर भी नहीं लेता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे हर बार समझ कर लेता हूँ, लेकिन इसके कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। अगर हम दोनों में कुछ भी होता है तो ये सारा इल्जाम मेरी फैमिली पर ही डालती है, लेकिन इसे खुद को कैसे बर्ताव करना है ये तो इसे पता ही नहीं। शांत रहो बेटा। और पाखी बहू, शौर्य की बात भी कोई गलत नहीं है। अरे हम जब तुम्हारे घर पर आए थे तब तुम घर पर क्यों नहीं रुकी? पापा जी, तभी मैं अपने कामों में व्यस्त थी और मैं ये सच बोल रही हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप तीनों आ रहे हो तो मैं अपने सारे काम पहले ही निपटा लेती। देखो बच्चों, जहाँ तक मैंने और मनोरमा जी ने सोचा है, तुम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। अगर तुम दोनों को डिवोर्स लेना ही है तो उसके बाद भी तुम्हें 6 महीने का पीरियड मिलता है ताकि तुम अपने रिश्ते को सुधारो। और इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम दोनों अभी एक साथ रहो और अपने रिश्ते को एक और मौका दे दो। हमारी बात तो तुम लोग सुनते नहीं, तो फिर किसी मैरिज काउंसलर के पास क्यों नहीं जाते? क्या? हाँ बच्चों, देखो, तुम दोनों को अपना रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ो, लेकिन एक आखिरी मौका देकर देख लो ना। क्या पता बिखरी हुई चीजें फिर से ठीक हो जाए। हाँ बच्चों, ये सारा फैसला अब तुम दोनों पर है। हमारी तरफ से तुम दोनों पर कोई जबरदस्ती नहीं है। पाखी और शौर्य इस बात पर विचार करते हैं और अपनी आपसी सहमति से वो दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हो तो हम दोनों ये करने के लिए तैयार हैं। हाँ माँ, वैसे भी डिवोर्स के लिए 6 महीने तक साथ रहना ही होगा और उससे अच्छा यही सही। चीजें वर्कआउट कर गई तो वेल एंड गुड, वरना डिवोर्स तो हम ले ही लेंगे। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। भगवान जी जरूर तुम दोनों को सद्बुद्धि देंगे और सब कुछ फिर से ठीक कर देंगे। अब शौर्य और पाखी दोनों मैरिज काउंसलिंग यानी कपल थेरेपी के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पहले सेशन के लिए जाने से पहले, पाखी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना शौर्य। देखो पाखी, अब हम अपने रिश्ते के अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। अगर ये काम कर गया तो शायद ये अंतिम पड़ाव एक नई शुरुआत बन सकती है। हाँ शौर्य, लेकिन अगर ये काम नहीं कर गया तो हमें डिवोर्स लेना होगा। लेकिन डिवोर्स के बाद भी हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, क्योंकि हमारे शादी में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक्स शौर्य, और तुमने बिल्कुल सही कहा। डिवोर्स के बाद भी हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। फिर वो दोनों काउंसलर गायत्री के पास जाते हैं और उसे अपने रिश्ते की सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैंने तुम दोनों के रिलेशनशिप को जितना स्टडी किया है, उससे मुझे यह पता चल रहा है कि पाखी काफी हद तक अपनी फेरी टेल लाइफ में ही रहती है
और इसके कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है। वही शौर्य एक फैमिली मैन है, ये रियलिटी में जीता है और एक बहुत मैच्योर पर्सन है। हाँ गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन शौर्य, तुम्हें ये बात भी समझनी होगी कि पाखी बचपन से ही अपनी माँ के साथ अकेली रहते आई है। इसने इतने रिश्ते नहीं देखे हैं जितने तुमने देखे हैं, इसीलिए इसे फैमिली से इतनी अटैचमेंट नहीं है। और पाखी, शौर्य बचपन से अपनी फैमिली में पला बड़ा है, इसीलिए इसे फैमिली की वैल्यूज पता है। और इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना होगा, उन्हें स्वीकारना होगा। गायत्री जी, मैं इसे हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो मेरी फैमिली के साथ बात भी नहीं करती। अरे नहीं गायत्री जी, ये झूठ बोल रहा है। इसे मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है। देखो, शादी के बाद दोनों को भी एक दूसरे को समझ कर लेना होता है, लेकिन यहाँ पर तुम दोनों भी एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, और इसीलिए तुम दोनों को एक साथ बैठकर अच्छे से बात करनी होगी। और तभी तुम दोनों एक दूसरे के मन में आखिर क्या चल रहा है, ये बात अच्छे से समझ पाओगे। यू आर राइट गायत्री जी। और पाखी, तुम्हें असलियत समझनी होगी। ये सब सिर्फ टीवी शोज और फिल्मों में होता है, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के मन की बात समझ कर लेते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दूसरे का स्वभाव जानने के लिए, एक दूसरे के मन को, उनकी बातों को, छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए उतने दिन देने पड़ते हैं, तब जाकर सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है गायत्री जी, मैं आपकी बात पर ध्यान दूंगी और अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करूंगी। दैट्स द स्पिरिट पाखी। वैसे तुम दोनों का प्रॉब्लम कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगी, जिन्हें करके तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो ठीक होने में मदद होगी। लेकिन वो सारे टास्क तुम्हें पूरे मन से करने होंगे। ठीक है गायत्री जी, जैसा आप कहो। यस गायत्री जी, मैं भी तैयार हूँ। तभी गायत्री उन दोनों को बुक और पेन देती है। ये लो, अब तुम दोनों इस पर ग्रेटिट्यूड लिखो। ग्रेटिट्यूड यानी तुम अपनी मैरिड लाइफ में किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। एक प्रकार से यूनिवर्स और भगवान से आभार जताओ। इसे करने से तुम दोनों निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ोगे। लाइफ में हम बस निगेटिव चीजों को ही देखते हैं और पॉजिटिव चीजों को भूल जाते हैं, इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है गायत्री जी। फिर वो दोनों उस डायरी में लिखने लगते हैं और गायत्री के पूछने पर उसे बताते हैं, मैं एक अच्छी फैमिली, अच्छी मदर इन लॉ के लिए, अच्छी वाइफ नॉट श्योर, लेकिन ऑब्वियसली पाखी जैसी अच्छी दोस्त के लिए, और जो रिस्पेक्ट हम दोनों दोस्त होने के नाते शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं एक अच्छी जिंदगी, अच्छी फैमिली, समझने वाला ना सही लेकिन एक अच्छा केयरिंग पति जिसके पास ग्रेट कुकिंग स्किल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे मुसीबत भरे समय में ये मेरे साथ खड़ा रहा, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ग्रेट, बहुत खूब। ये ग्रेटिट्यूड लिखकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। एग्जैक्टली हम कितने बुद्धू थे जो बस एक दूसरे की खामियां ही ढूंढते रहते थे, लेकिन अच्छाइयाँ देखकर समझ आ रहा है कि हमने क्या कुछ मिस कर दिया है। हाँ पाखी, इसीलिए ग्रेटिट्यूड जताना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो, ये एक योगा ट्रेनर का नंबर है। वो हर सुबह कपल्स को योगा सिखाते हैं। मैरिड लाइफ में मेंटल पीस यानी मानसिक शांति के लिए योगा बहुत लाभदायक है, इसीलिए तुम दोनों को साथ में अब से योगा करना होगा। और ना सिर्फ योगा बल्कि बाकी वर्कआउट एक्टिविटीज जैसे कि डांस, रनिंग, बैडमिंटन खेलना या फिर जो भी एक्टिविटी तुम्हें पसंद हो वो सब करना होगा। ओह वाओ,
मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है और मुझे बैडमिंटन खेलना। ये हुई ना बात। देखो, जब तुम दोनों एक दूसरे की हॉबीज भी एक साथ मिलकर करोगे तभी तुम दोनों को बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत खुशी होगी। फिर पाखी और शौर्य उस योगा क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं और हर रोज साथ में योगा और वर्कआउट करने लगते हैं और साथ ही एक दूसरे के पसंदीदा एक्टिविटीज जैसे कि बैडमिंटन खेलना और डांस करना ये भी करते हैं। वाह यार शौर्य, डांस करके तो कितना मजा आ रहा है। हाँ पाखी, मुझे भी डांस करके बहुत मजा आया। अब से हम ये एक्टिविटीज रोज करेंगे। हाँ शौर्य, पक्का करेंगे। फिर अगले सेशन में गायत्री के पास जाकर वो दोनों उसे सारी बातें बताते हैं। सीरियसली गायत्री जी, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। काश हम ये एक्टिविटीज पहले कर लेते। सच में यही होता है गाइस। शादी होने के बाद में हम सब अपनी लाइफ में बहुत जिम्मेदार और सीरियस हो जाते हैं और उन सब में हम हमारे अंदर के बचपने को मार देते हैं। बल्कि असलियत तो ये है कि हमारे अंदर का बचपना ही हमें जिंदा रखता है और लाइफ में ये सब छोटी मोटी एक्टिविटीज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वर्कआउट और ये एक्टिविटीज करते हैं तब हमें बहुत रिलीफ मिलता है और उसी से हमें शांति का अनुभव होता है। आपने बिल्कुल सही कहा गायत्री जी। शादी होने के बाद में हम दोनों तो बस अपने काम में ही बिजी हो गए थे। मैं अपने ऑफिस में और ये अपने कैफे में, और इन सब के चक्कर में हमारी शादी तो बोरिंग ही हो गई और दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। एग्जैक्टली, इसीलिए ये सारे फन एक्टिविटीज करते रहनी चाहिए। अब रात में जब शौर्य ऑफिस से वापस आएगा तब तुम दोनों खाना खाकर रात में वॉकिंग भी किया करो और वॉकिंग के साथ साथ टॉकिंग, यानी एक दूसरे के दिन के बारे में भी पूछ लिया करो और बताया करो। इससे तुम दोनों के रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे के प्रति समझदारी और बढ़ेगी। फिर गायत्री की बात मानकर अब दोनों रात में वॉकिंग करने चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं। कैसा रहा तुम्हारा दिन शौर्य? अच्छा था पाखी। आज मैंने ऑफिस की कैंटीन में डोसा खाया, लेकिन वो बहुत बेस्वाद था। फिर मुझे तुम्हारी याद आई। तुम्हारे हाथ के बने डोसे की बात ही अलग होती है। थैंक्स शौर्य। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? काफी अच्छा था। आज कैफे में भी बहुत ज्यादा कस्टमर्स थे और तो और आज हमारे घर की सफाई भी कर दी मैंने। ये सब करके मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। हाँ पाखी, बाय द वे, माँ और पापा तुम्हारे बारे में और हमारे सेशन के बारे में पूछ रहे थे। हाँ शौर्य, मेरी माँ भी पूछ रही थी। हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी से बहुत सारी उम्मीदें हैं पाखी। हाँ शौर्य, लेकिन अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। पर मैं इस लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। हाँ पाखी, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। फिर अगले दिन जब वो दोनों काउंसलर के पास जाते हैं तभी वो ये सारी बातें गायत्री को बताती है। चलो, सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की और तुम दोनों को बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाँ गायत्री जी, अरे आज तक हम दोनों ने ऐसी बात पहले एक दूसरे से कभी नहीं की थी। करते भी कैसे? तुम दोनों को बस बिना बात किए एक दूसरे से ढेरों एक्सपेक्टेशंस थी और जो शौर्य कर रहा था उसमें भी तुम अपनी ही मनमानी कर रही थी। और पाखी, फैमिली भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शादी में, और तुम्हारी अगली एक्टिविटी यही रहेगी कि तुम दोनों को एक दूसरे के फैमिली से बात करनी होगी। इससे तुम दोनों को एक दूसरे की फैमिली को समझने में भी आसानी होगी और ऐसे ही प्यार बढ़ता है। लेकिन अब इतना सब कुछ हो गया है
और ऐसे में माँ जी से बात कैसे करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होता पाखी, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। अरे बस हालचाल ही पूछ लो, उसमें क्या होता है। ठीक है गायत्री जी। फिर पाखी अगले ही दिन शौर्य की माँ को फोन लगाती है। माँ जी, मुझे और शौर्य को यह टास्क मिला है कि हमें एक दूसरे की फैमिली से बात करनी है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। कैसी हो आप? घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ बहू, सब कुशल मंगल है। और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों उस काउंसलर की बात मान रहे हो। और पाखी बहू, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस थोड़ी जगहों पर तुम गलत हो गई थी बेटा, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गया। लेकिन तुम भी उसे एक मौका देकर देखो। वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी दिल की बहुत अच्छी हो, और एक दिन तुम अच्छी बहू और अच्छी बीवी जरूर बनोगी। मनोरमा की बातें सुनकर पाखी अब भावुक हो जाती है। और शाम में जब शौर्य घर आता है, तभी मुझे माफ कर दो शौर्य, क्योंकि मैं अब समझ चुकी हूँ कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। आज जब मैंने माँ जी से बात की, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ से ही बात कर रही हूँ। और तुम सही थे, मैंने तुम्हारी फैमिली को कभी अपना माना ही नहीं, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन अब मैं वो सब नहीं करूँगी जो मैंने पहले किया है। आज मुझे पता चल गया है कि मैं कितनी गलत थी, और आज मुझे ये लगता है कि ये शादी हम निभा सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती शौर्य। सारी गलती मेरी ही थी, तुम तो बस उसमें पीसते रहे। पाखी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और घर वालों के पास जाने का तय करते हैं। मीरा जी तो बहुत घबरा रहा है। बहू ने कहा कि हम आ रहे हैं, हमने कुछ फैसला लिया है। उनकी आवाज से तो लग रहा था कि वो दोनों अब डिवोर्स लेने वाले हैं। ओफो माँ, शुभ शुभ बोलिए ना। हाँ मनोरमा जी। तभी वो दोनों वहां पर आते हैं और घर वालों को बताते हैं कि वो दोनों अब शादी को निभाना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। क्या? अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए। भैया भाभी, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और अब से हम दोनों अपने रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी बची कुची प्रॉब्लम्स है उसे भी एक साथ मिलकर ही ठीक करेंगे। और इस तरह अंत में पाखी और शौर्य दोनों एक हो जाते हैं और अपनी शादी को निभाकर खुशी से अपनी बाकी की जिंदगी जीते हैं।